थे और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट का डिक्लेरेशन करा था। वो था हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को बनाया जाएगा। आज हम आप सबको इसलिए रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया है, ये बताने के लिए कि क्योंकि ये एक स्टेप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर हमने डेलिबरेट रिसर्च कर ली है, तो आज हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और उसके बाद में बताना चाहते हैं कि हमारा पहला कदम क्या होगा उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी को बनाने का। हम सबको पता है उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ पे पूरी दुनिया से श्रद्धालु बड़ी अच्छी भावना के साथ में आते हैं। हिंदुओं के जो सोच विचार हैं, जो एक अच्छी फीलिंग उनको देते हैं, उन सब भावना के साथ में ये वापस दुनिया भर से आने के बाद जाते हैं। हम एक संकल्प आज ले रहे हैं कि कैसे हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी, हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी ज़मीन पर बनाएंगे। देखिए, उत्तराखंड ये फेमस है 4 धामों के लिए, गंगोत्री, बल्कि मैं बोलूँगा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। उसके अलावा यहाँ पे फेमस हिंदू टेम्पल्स हैं। अगर आप चक्राता साइड से शुरू करेंगे तो महासू देवता, 4 महासू, उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ। इसके अलावा धारी देवी, यहाँ पर जो पुराने महान लोग रहे हैं हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए, उनके जन्मस्थान है। राजा भरत, जिनके नाम से आज हम अपने देश को भारत बोलते हैं। कण्वाश्रम कोटद्वार में उनका जन्मस्थान माना जाता है। पांडव जब उन्होंने एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध लड़ने के बाद में स्वर्ग जाने की कार्रवाई शुरू करी, तो उत्तराखंड में एक जगह है सतोपंथ, जहाँ से कि ये लोग सब धीरे धीरे करके स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करा, स्वर्ग रहिणी के होते हुए। यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे वो नदियाँ हैं जो कि जीवन देती हैं सारे इंसानों को, गंगा यमुना। यहाँ पे इस गंगा नदी के ऊपर एक सबसे बड़ा सागर बन रखा है। जैसे फेमस है गंगा सागर, जब गंगा समुद्र में मिलती है। आज इंसान ने इस हिमालय में अच्छी तरक्की के लिए एक गंगा सागर बना दिया जिसका नाम टिहरी झील है। नाम उसका बदली करने की ज़रूरत है, उसके साथ लोगों की बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो है जब लोग आते हैं तो एक सुकून के साथ में अपनी भावनाओं को पूरा करके वापस लौटते हैं, एक श्रद्धालु की तरह। हम आज एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। इस वेबसाइट को मैं समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से हम उत्तराखंड को अपनी आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए लोगों का सपोर्ट लेना चाहते हैं और लोगों को सुझाव देने के लिए इस वेबसाइट के जरिए जानकारी उनसे लेना चाहते हैं। ये जो हमारी वेबसाइट है, इसका नाम है www.spiritualcapitaluttarakhand.com। इस वेबसाइट का एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे किस तरीके से ये हमारी वेबसाइट लॉन्च होगी और शुरू होगी। इसमें अपने डिटेल भरने के अलावा तो नीचे बैठ के कर ले, आज यहाँ इधर लगा ले चेयर। अपने डिटेल्स भरने के अलावा इसमें कॉलम दे रखा है जिसमें हम सब लोगों से चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकल सुझाव अपने अपने इलाके को देखते हुए, यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो देवी देवताओं को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, उन फीलिंग को हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उनको एक लीगल तरीके से ऑर्गेनाइज करके, और जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ की जो उत्तराखंड आध्यात्मिक राजधानी, उसको बनाने में और हमारे को एक स्ट्रेंथ और ताकत मिले। हम चाहेंगे कि इस वेबसाइट को आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट आ सकें और जिस चीज़ को हम बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में राजधानी बनाने के बाद, आध्यात्मिक राजधानी बनाने के बाद एक अच्छा रोजगार का जरिया हम और डेवलप कर पाएंगे, उसको हमारे को मदद की ज़रूरत है। थोड़ा इसको दिवेश समझाते रहेगा वर्ड वाइज। गांव, इसमें आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, गांव वार्ड का नाम डालना है और विधानसभा चुननी है। और इसमें एक स्पेशल कॉलम है जिसमें आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं।
कि उत्तराखंड को स्पिरिचुअल कैपिटल अगर हम बना रहे हैं तो उसको उसमें आपकी क्या सुझाव है, फिर इसका समर्थन करेगा बटन आप दबाएं तो उससे आपके पास आ जाएगा। और फिर इस संकल्प के साथ आप अपने 5 दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब एक वीडियो भी है, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। वो जो कॉलम आया था वो दिखाया जिसमें हमने सजेशन मांगे हैं। आप वीडियो भी सुनो। आशु आप लोगों के सुझाव और सवाल। पूजा जी, जो ये आपका स्पिरिचुअल काम है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या देना चाहते, क्या बनाना चाहते, क्या करना चाहते? देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में अगर मैं बोलूँ सबसे पहले तो भौगोलिक यहाँ पे हिमालय है। हिमालय सबसे ज़्यादा इंसान को अट्रैक्ट करता है, एक स्पिरिचुअल फीलिंग क्योंकि इंसान को यहाँ पे आकर के मिलती है। उसकी वजह से यहाँ पे जो इन हिमालय से निकलती हुई जो नदियाँ हैं, कहते हैं इंसान अगर बहुत ज़्यादा परेशान है वो गंगा नदी में डुबकी मारे, उसे सुकून मिलता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये सब आज ज़मीन पे एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें। यहाँ पे 4 धाम यात्रा है। जिस दिन यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं उसी दिन गंगोत्री के भी कोई 5-6 घंटे के टाइम पे कपाट खुलते हैं। लेकिन इंसान कोशिश करता है मैं यमुनोत्री भी जाऊँ, वो 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के गंगोत्री भी जाऊँ और केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए तो फिर उसको टाइम मिल जाता है। यहाँ पे ना छोटे छोटे स्थान हैं जहाँ पे अपने अपने देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ पे वो वाली परिस्थितियाँ हैं कि कुछ जगहों पे जैसे जब इंसान अपना शरीर छोड़ता है, जब वो उसको जलाने की नौबत आती है, तो भावनाएं ऐसी हैं कि उसको जलाने से पहले गांव में उन जगहों पे ले जाया जाता है जहाँ से उसने बचपन में अपने खेतों में काम करा है, जिससे कि उसको राशन मिला है। उसके बाद में उसने उन झरनों में जहाँ से पानी पिया, अपने जानवरों को दिया, अपने खेती बाड़ी में इस्तेमाल करा, उस जगह ले जाया जाता है। उसको छोटे से अपने गांव की थात में ले जाया जाता है, जहाँ पे एक पत्थर या एक पेड़ को एक अच्छे देवता की तरह भावना से पूजा करा जाता है। तो ये सारी की सारी ना आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं। यहाँ पे हरिद्वार है, जैसे बोलते हैं कि कुंभ नगरी, यहाँ पे ऋषिकेश है,
जिसे बोलते हैं योग नगरी, ये सब चीज़ें क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं और दुनिया भर से श्रद्धालु एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग से यहाँ पे आने की इच्छा रखते हैं, और अगर वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको ना एक जो अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में, अपने जो माइंडसेट को इम्प्रूव करने में वो सब सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसलिए इसको अगर हम लीगल फॉर्म देंगे तो एक तो क्या होगा, सुविधाएं अच्छी होंगी। यहाँ पे जब श्रद्धालु आएंगे वो औरों को और ज़्यादा लेकर के आएंगे अगली बार से, जब वो वर्ड ऑफ माउथ से बताएंगे कि किस तरीके से सेटअप जो है सरकार क्रिएट करके दे रही है, और उसके साथ में यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो समाज है, उसको हम कहीं ना कहीं रोजगार अच्छे तरीके से ला करके प्रोवाइड करेंगे। 4 धाम एक्ट सरकार लेके आई, ये जो कानून था ये एक्चुअली उनको लीगल स्टेटस देने की बात थी जो अब हुक्मदारियों को, लेकिन उसका बड़ा विरोध हो रहा है। दूसरी बात, आप ये जो आप बात कह रहे हैं कि हम लोग ये प्लान जो आप कह रहे हैं स्पिरिचुअल कैपिटल है, तो इसका बेसिकली खाका क्या है? अगर आप मतलब इफ यू आर इन पावर, आपके पास क्या प्लान है कि इसको स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाए? देखो, सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं चार धाम एक्ट, आप इसी की बात कर रहे हैं जो सरकार लेकर के आई। देखो यहाँ देवस्थानम एक्ट, ओके, देवस्थानम बोर्ड, यहाँ पे अगर हम देखें 4 धाम जो हैं, 4 धाम में आ गया ये अपना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। पहले एग्जिस्ट करता था खाली बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए और उनसे जुड़े हुए मंदिरों के लिए, उससे बोलते थे BKTC, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी। वो एक फंक्शनल तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि सिस्टम को चलने का मॉडल वो बनाया गया था। अब इन चारों धामों में जो तीर्थ पुरोहित हैं, पहले क्या होता था, मान लो आज से 100 साल पहले तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों को ऊपर लाने के लिए, जबकि सड़कें नहीं होती थी, जबकि रास्ते में पुल नहीं होते थे, जबकि बीच में रहने के लिए स्थान नहीं होते थे, तो तीर्थ पुरोहित नीचे जाते थे और नीचे से अपने जजमानों को गाइड करके अच्छे तरीके से लेके आते थे। उस टाइम पे ना चट्टियाँ होती थी। मेरे को जो अंदाज़ा समझ में आता है, एक चट्टी का मतलब हो गया एक दिन चल करके आप जितना पहुँचते हो उस जगह पे। चट्टी में क्या होता था, कहीं पे आग जल रही है, चट्टी को एक आदमी, एक इंसान, एक परिवार चट्टी की देखभाल कर रहा है, उस चट्टी का इंचार्ज है, तो वो आपको ज़रूरत है तो आपको कंबल दे देगा, ज़रूरत है तो आपको थोड़ा राशन खाने का दे देगा, और उसी आग के आगे बैठ करके लोग अपनी रात बिताई और उसके बाद में आगे निकलते थे। लेकिन तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों को नीचे से लेकर के पूरे ऊपर तक आते थे, उनको अच्छे तरीके से मंदिरों में पूजा कराते थे। उसके बाद में जैसे आज भी केदारनाथ आपदा के बाद में जब दोबारा पुनर्निर्माण हुआ केदारनाथ का, तो जो घर बने हैं उसमें तीर्थ पुरोहितों ने कमरे इस तरीके से बना रखे हैं कि जजमान कंफर्टेबल तरीके से रह सके, और जजमान से ना कोई दक्षिणा वगैरह नहीं ली जाती थी। जब कपाट बंद हो जाते थे 4 धामों के और जब यात्रा बंद हो जाती थी, उस टाइम पे फिर तीर्थ पुरोहित अपने जजमानों के इलाकों में जाते थे और वहाँ जाकर के उनसे मिलते थे, वहाँ पे उनके घरों में रहते थे, वहाँ पे उनको दक्षिणा भी दी जाती थी। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये कितना एक अच्छा सा एक साइकिल था, एक सिस्टम था। अब आज वो सिस्टम ना सारे के सारे अगर फॉलो नहीं करे गए और उसके बाद सरकार ने बगैर तीर्थ पुरोहितों से पूछे बगैर कि क्या उनको ज़रूरत है और एक इम्पोज कर दिया है एक बोर्ड, तो वो बोर्ड तो उस स्टेज में आ गया है कि तीर्थ पुरोहित खून से चिट्ठियाँ लिख रहे हैं अपने खून से और प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। अगर हम इसे बोल रहे हैं देवस्थान, और देवस्थान में जो मेन जो मंदिर हैं उनके ही तीर्थ पुरोहितों का अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, तो बाकी तो चीज़ें ना अपने आप ही मैं कहता हूँ कि आने वाले में एग्जिस्ट करनी बंद कर जाएंगी और डिटोरेट होंगी। तो ये तो एकदम से कैंसिल होना चाहिए पूरा का पूरा देवस्थानम बोर्ड। देखो 4 धाम यात्रा अभी शुरू नहीं हो पाई, बल्कि पिछले साल भी नहीं चली, और 4 धाम यात्रा से तो सारा रोजगार उत्तराखंड का बहुत बड़ा जो समाज का चंक है उसके साथ में इन्वॉल्व था। अब क्या हुआ है कि कोर्ट ने बोला कि आप मूल सुविधाएं प्रोवाइड करो, आप यकीन करो कि कहीं दोबारा कोरोना का अगर इफेक्ट आएगा तो 4 धाम यात्रा कहीं उसमें 4 धाम यात्रा कैटेलिस्ट का काम ना करे। जैसे कि कुंभ के टाइम पे इतनी ज़्यादा डेथ हुई क्योंकि सरकार ने कुंभ में जो कंट्रोल होते हैं वो नहीं कर पाई। आज सरकार के पास सारे तंत्र हैं, सरकार के पास में पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है, सरकार के पास में लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, सरकार के पास में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारे डिपार्टमेंट्स हैं,
सरकार के पास में चेक करने के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग जो छोटे छोटे महकमे हैं वो सारे हैं। सरकार को करना ये था कि 4 धाम यात्रा जो है उसको एक तरीके से मॉनिटर करके चलाए, लेकिन सरकार ने आज रीज़न ये बना दिया कि हम कोर्ट हमें बोलेगा और तब चलाएंगे। 4 धाम यात्रा हो गई स्क्रैप, पूरी की पूरी चली नहीं। इतने लोग बेघर हो गए, इतने लोगों के छोटे छोटे व्यवसाय थे वो ख़त्म हो गए। अब सरकार बोल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में लेके आ गए, हाई कोर्ट से अब हम अपने फैसले लेंगे। मेरे को नहीं पता कि क्या फैसले सरकार लेगी, पर आप ये देखिए अभी हो गया सितंबर का 3रा हफ्ता, कुछ दिनों के बाद में 4 धाम यात्रा बंद होने वाली है। भैया दूज के टाइम से वो डेट फिक्स होती है, मेरे ख्याल से इस बार है 4 नवंबर का 3रा हफ्ता, 3, 4, 5 नवंबर को यात्रा बंद हो जाएगी। अगर 3, 4, 5 को यात्रा बंद होनी है और सरकार कह रही है कि किसी भी तरीके से, शायद अगर बोल रही है, मेरे को नहीं पता, कि हम खोल देंगे यात्रा को, तो टाइम कहाँ बचा है? एक गुजरात से आने वाले, एक साउथ से आने वाले श्रद्धालु को अपना रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि गाड़ियाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही, उसके बाद में उसे देखना पड़ेगा मैं कहाँ पे रहूँगा। तो ये सारा सिस्टम तो इस बार ऐसे घुमा फिरा करके फेल कर दिया गया है। 4 धाम का लेकिन एक बहुत बड़ा असर जो पड़ा है वो रोजगार पे, हर समाज के हर सेक्टर के लोगों पे पड़ा है। एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, जो आपने वेबसाइट को लॉन्च किया है, जो पब्लिक ने इसमें एडवाइस आएगी उसको शामिल करेंगे, और आपका जो पूरा प्लान है उसमें क्या क्या है वो थोड़ा सा बिंदु बता दीजिए, क्या आप लोगों ने सोच रखा है? देखिए यहाँ पे ना चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत नहीं कर रही है। अगर मैं बोलूं कि पांडवों की यात्रा यहाँ पे चलती हैं, पांडवों के वो रास्ते बने हुए हैं कि किस रूट से पांडव गए थे। एक पर्वत है उसे बोलते हैं सतोपंथ, सतोपंथ में क्लाइंबिंग के लिए भी है, मतलब एडवेंचर टूरिज्म है। लेकिन जब इंसान को पता चले कि ये सतोपंथ अगर आप बद्रीनाथ की तरफ से चढ़ते हो तो एक जगह पड़ती है, उसे बोलते हैं स्वर्ग रोहिणी, सतोपंथ ग्लेशियर के ऊपर, और अगर आप स्वर्ग रोहिणी से ऊपर चढ़ रहे हो तो ये वो वाले पुराने पावन रास्ते हैं जिससे कि पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो उनको जाने का पूरा जो हमारे पुराने ग्रंथों में जिसकी व्याख्या करी गई है, उसी सतोपंथ को चढ़ने के लिए, क्योंकि पांडु ये अपना जो जिस रास्ते से पांडव गए थे वहाँ से नहीं जाना चाहिए, तो सतोपंथ का ना ऑल्टरनेट रूट है। वो ऑल्टरनेट रूट है चतुरंगी ग्लेशियर से, गंगोत्री साइड से, और जब गंगोत्री साइड से आप चढ़ते हो और टॉप में पहुँचने से 120 मीटर नीचे धार्मिक भावना से रुकते हो, तो ये ना एक स्पिरिचुअल फीलिंग है, ये खाली एडवेंचर टूरिज्म नहीं है। जैसे टिहरी झील बन रखी है आज, टिहरी झील प्योर गंगा वाटर है, गंगा और भिलंगना का जो जहाँ पे कि दोनों मिलती है, कॉन्फ्लुएंस है। उस टिहरी झील में अगर किसी को आप बोटिंग कराओगे और बोलोगे ये वो पावन पानी है, तो इंसान के अंदर ना वैसी भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं इनको हमने एक साथ इकट्ठा करना है, इनको एक बार एक साथ इकट्ठा करना है, तो हम इसे बोलेंगे स्पिरिचुअल ट्रैक, स्पिरिचुअल टूरिज्म रूट, स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन उत्तराखंड। और उसको जोड़ करके जब हम सिस्टम बनाएंगे तो जो लोग आ रहे हैं, आज लोग जिस तरीके से प्लानिंग करके आते हैं वो शायद और अच्छे तरीके से प्लानिंग करके आएंगे, उनको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, उनके अंदर फीलिंग अच्छी आएगी, और हमारे यहाँ पे उत्तराखंड का इंटरनेशनल नाम तो होगा ही, साथ में हमारे यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ने के भी और ज़्यादा एक्चुअल संभावना जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगी।